हाँ जी, सबसे पहले तो प्रीवियस लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं, नहीं। एल की पूरी हो गई थी, है ना? हाँ जी, पेज नंबर 85, गोल्डन की पॉइंट। किसी बालक को समस्या हो तो ससम्मान अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। पेज नंबर 85, गोल्डन की पॉइंट। और पेज नंबर 85, गोल्डन की पॉइंट। पक्का, कोई दिक्कत नहीं? पेज नंबर 86, बिगनर बॉक्स। पेज नंबर 86, बिगनर बॉक्स। हाँ, 4 ला बेटा दिन। क्वेश्चन नंबर 4, इन स्पायरोगायर आइसोकेमिट्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड, ध्यान रखना, ठीक है? और कुछ? चले, एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करके लाने के लिए बोला था। चलिए जी, पेज नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 137 टू 169। जिस किसी बालक को समस्या हो अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। 137 टू 169, 137 टू 169, 137 टू 169 और 137 टू 169। खत्म। चलिए, अगले टर्न का होमवर्क नोट कीजिए। ब्रायोफाइटा की एक्सरसाइज सॉल्व करके लानी है। क्वेश्चन नंबर 172 209, क्वेश्चन नंबर 172 209। एक्सरसाइज 2 और 3 सॉल्व करके लाने के लिए बोला था। एक्सरसाइज 2 और 3 सॉल्व करके लाने के लिए बोला था। जितना पूछ रहा होता जवाब दीजिए। कब करके लाने के लिए बोला था? राइट, ठीक है साहब। आइए साहब, शुरू करते हैं। ब्रायोफाइटा, मार्क कीजिए साहब। ब्रायोफाइटा वर्ड प्रपोज बाय रॉबर्ट ब्राउन। ब्रायोफाइटा की स्टडी को बोलते हैं ब्रायोलॉजी, और फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। तो इसके दो पापा हैं, एक का नाम है हेडविंग, दूसरा नाम है केवर्स। वैसे तो एग्जामिनेशन में कभी इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाती है, इसका पापा कौन है, वो भी कंडीशन तब जब दो हो। क्लियर है? इसलिए ध्यान रखिएगा साहब। वैसे तो कभी आएगा नहीं क्वेश्चन, आया तो ये बात तय है दोनों साथ में नहीं आएंगे, लेकिन अगर दोनों साथ में आए तो प्रायोरिटी ऑर्डर में मार्क करा देता हूँ। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ब्रायोफाइटा के अंदर हेडविंग का है, इसलिए पहली प्रायोरिटी हेडविंग को और दूसरी प्रायोरिटी कैवर्स को मार्क कीजिए, ठीक है साहब। दूसरा, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी प्रोफेसर शिवराम कश्यप। शिवराम कश्यप को आपका एग्जामिनर शॉर्ट में एसआर का लिखता है। शाहरुख खान नहीं है, शिवराम कश्यप है। शिवराम कश्यप को सब जानते हैं, साइंस पढ़ने वाले भी जानते हैं, साइंस नहीं पढ़ने वाले भी जानते हैं। साइंस पढ़ने वाले तो इसलिए जानते हैं बिकॉज ही इज ए फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। साइंस नहीं पढ़ने वाले जानते हैं बिकॉज ही इज ए फादर ऑफ कामिनी कौशल। अपने जमाने की मशहूर सिने एक्ट्रेस रही है साहब कामिनी कौशल। 70s 80s के दशक में जो मूवीज आती थी उनमें जो कैरेक्टर रोल प्ले करते थे, उनमें ये कैरेक्टर रोल प्ले करने वाली अभिनेत्री थी। देखो, अगर थोड़ा दिमाग में जोड़ वालों को तो 70s 80s की मूवीज में माँ का रोल के लिए फिक्स था नीलोफर रॉय। अब उनकी डेट्स अवेलेबल नहीं होती थी तो फिर किसी और को कास्ट करते। छोटी बहन का रोल फरीदा जलाल, बड़ी बहन और भाभी का रोल कामिनी कौशल करती थी। खुद ने जितना पैसा कमाया और पिताजी के बाद जो भी संपत्ति इनके हाथ आई उसका इस्तेमाल करके आज के डेट पे एक नोबल प्रोफेशन में जुड़ी हुई है। डेफ एंड डम स्टूडेंट्स के लिए एक एनजीओ चला, ठीक है साहब। इसके अलावा भगवान ने गला भी बड़ा सुंदर दिया है, ये अपने गले से अलग अलग तरह के बच्चों की आवाज निकाल सकती है। लंबे समय तक DD1 पर संडे के दिन 10:30 बजे एक एपिसोड आता था जिसको ये होस्ट करती थी। आज भी एक्टिव है साहब। आप सब जानते हैं कामिनी कौशल के बारे में, आपने देखा हुआ है उनको। एक पिक्चर आई थी कबीर सिंह, देखी? कबीर सिंह की दादी कामिनी कौशल। क्लियर है साहब? जिन्होंने नहीं देखी आज देख लेना। आइए, ब्रायोफाइट फर्स्ट लैंड प्लांट के नाम से जानते हैं। ब्रायोफाइट फर्स्ट लैंड प्लांट के नाम से जानते हैं। देखो, जीवन अभी तक पानी में था, जीवन अभी तक पानी में था। ये थी एक्वेटिक लाइफ, और एक्वेटिक लाइफ में ये थी एल्गी। जीवन पहली बार निकल करके जमीन पर आया, ये थी पानी के पास की जमीन, कीचड़, कादा, मड। इस पर डेवलप हुए साहब ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट फर्स्ट लैंड प्लांट के नाम से जानते हैं।
आज भी ब्राइफाइट चिल्ला चिल्ला के अपनी एक्वेटिक एंसेस्टर इंडिकेट करते हैं, हाँ हाँ हम पानी से पैदा हुए, बोल क्या कर लेगा। कैसे पता चलता है कि ब्राइफाइटा का ओरिजिन एक्वेटिक लाइफ से हुआ है? कुछ एक पॉइंट है जिससे साबित होता है कि ब्राइफाइटा का ओरिजिन एक्वेटिक लाइफ से हुआ है। पहला, सम सम मेंबर्स आर स्टिल एक्वेटिक, कुछ मेंबर आज भी पानी में ही मिलते हैं, कुछ, सम, ध्यान रखना, सम मेंबर्स आर स्टिल एक्वेटिक, कुछ मेंबर आज भी पानी में ही मिलते हैं। दूसरा, मेल गेमेट मोटाइल और वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गेमेट तक जाता है। इसका मतलब इनका ओरिजिन जहां से हुआ वहां पर मीडियम लिक्विड था, इसलिए गेमेट में मोटिलिटी है, हाँ ये नहीं। तो मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक वाटर की हेल्प से तैरता हुआ जाता है। और तीसरा, प्रेजेंस ऑफ एयर कैनाल। आपको बता दूं, एयर कैनाल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइड्रोफाइट्स। एयर कैनाल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइड्रोफाइट्स। मार्क कीजिए पॉइंट नंबर 1। ब्राइफाइट शो एक्वेटिक एंसेस्ट्री। मिला साहब? चलिए, ब्राइफाइट को प्यार से एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम या सिमिलर टू एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम के नाम से जानते हैं। आपने पढ़ा है एम्फीबियंस एनिमल में उन्हें कहा गया है जिन्हें सर्वाइव करने के लिए लैंड और वाटर दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, हाँ ये नहीं। तो ब्राइफाइट कहां पर रहते हैं साहब? लैंड पर। और मेल गेमिट मोटाइल है, वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गेमिट तक जाएगा। जब मेल गेमिट फीमेल गेमिट तक वाटर की हेल्प से तैरता हुआ जा रहा है तो इन्हें वाटर भी रिक्वायर्ड है, हाँ ये नहीं। इसलिए ब्राइफाइट को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम या सिमिलर टू एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम के नाम से जानते हैं। मार्क कीजिए साहब, ब्राइफाइट इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम और सिमिलर टू एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम, क्योंकि इन्हें भी अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए लैंड और वाटर दोनों चाहिए। रहते जमीन पर है, लेकिन मेल गेमिट को फीमेल गेमिट तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? पानी। अब बताइए, ब्राइफाइट फर्स्ट लैंड प्लांट है, क्या ये सक्सेस प्लांट है? नहीं। आपको बता दूं, लैंड पर सक्सेसफुली रहने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। पहला है रूट और दूसरा है वेस्कुलर टिश्यू। रूट प्लांट को मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, सीधा खड़ा रखती है। रूट प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, सीधा खड़ा रखती है और मिनरल वाटर को एब्सॉर्ब करती है। वेस्कुलर टिश्यू के अंदर दो चीजें होती है, एक को बोलते हैं फ्लोएम और दूसरे को बोलते हैं जाइलम। जो फ्लोएम होता है वो फूड का कंडक्शन करता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फूड कंडक्शन? शरीर की कुछ सेल्स खाना बनाती है, कुछ सेल्स खाना नहीं बनाती। जो सेल खाना नहीं बनाती उन तक खाना पहुंचाने के लिए कंडक्शन सिस्टम होता है जिसका नाम है फ्लोएम। और जाइलम वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल को जिंदा रखने के लिए पानी का होना जरूरी। कुल मिलाकर के अगर किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को प्लांट की फॉर्म में लैंड पर रहना है तो कम से कम दो चीजों का होना जरूरी है। पहला रूट और दूसरा वेस्कुलर टिश्यू। रूट प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, सीधा खड़ा रखती है, मिनरल वाटर को एब्सॉर्ब करती है। वेस्कुलर टिश्यू के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो कि रेस्पेक्टिवली वाटर और फूड का कंडक्शन। इन दोनों के एब्सेंस पर लैंड पर एज वाटर, लैंड पर एज ए प्लांट सरवाइव करना नामुमकिन है। और इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया साहब ब्राइफाइट ने। आपको जानकर ताजुब होगा, ब्राइफाइट के पास में ना रूट्स होती है ना वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ब्राइफाइट फिर भी लैंड प्लांट होते हैं। इसलिए बोलते हैं जुनून और जिद हो तो ब्राइफाइटा की जैसी हो वरना ना हो। ब्राइफाइटा ने कसम खाई, रहूंगा तो जमीन पे रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा साहब। 2-3 बार चोरी छुपके ब्राइफाइटा ने जमीन पर आने की कोशिश करी तो ग्रीन एल्गी ने उसके इरादों को नेस्त नाबूद कर दिया। कोई जमीन पे आएगा, सब पानी में रहेंगे। एक बार की बात थी साहब, ब्राइफाइट और ग्रीन एल्गी दोनों के दोनों प्रेम प्रसंग में बैठे हुए थे। तो ब्राइफाइटर ने ग्रीन एल्गी को पूछा, दद्दू, ओ दद्दू, आपको याद हो तो पिछले टाइम पे बताया था ग्रीन एल्गी इज कॉल्ड एज एंसेस्टर ऑफ फायर प्लांट। तो इन सबके बाप दादा कौन है? ग्रीन। तो एक दिन ब्राइफाइटर ने ग्रीन एल्गी को पूछा, दद्दू, ओ दद्दू, यार तुमको प्रॉब्लम क्या है यार, तुम जमीन पर जाने के लिए क्यों मना करते हो? ग्रीन एल्गी बोला, बेटा पानी मेरे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मछली खाएगी, जमीन पे बहुत प्रॉब्लम। अरे शर्मा कहा है, बताओ तो सही है एक बार। मतलब देख, बहुत सारी प्रॉब्लम है तो वो तो सेकेंडरी है। जमीन पर रहने के लिए कम से कम तुझे दो चीजों का होना जरूरी है, पहला है रूट और दूसरा है वेस्कुलर टिश्यू। ब्राइफाइट बोलता है, देखो कंफ्यूज मत करो, एक एक करके बताओ यार। लाला सबसे पहले तुझे रूट। ब्राइफाइट बोलते ऊ का काम करे है। तो ग्रीन एल्गी बोलती है, देख रूट प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, सीधा खड़ा रखती है और मिनरल वाटर को एब्सॉर्ब करती है तेरे पास। ब्राइफाइट थोड़ी देर सोचते रहे। उसके बाद बोलते हैं, देख दद्दू ऐसा है, हम जमीन पर खड़े नहीं रहेंगे, हम जमीन पर पड़े रहेंगे। खड़े रहने के लिए रूट चाहिए, पड़े रहने के लिए तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं। और रही बात मिनरल वाटर को एब्सॉर्ब करने की, तो वही टाइम ब्राइफाइटा ने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और फोन लगाया राइजोर्ड्स को। और राइजोर्ड्स को बोला, पानी खींचेगा हमारे लिए? राइजोर्ड्स बोलते, हुकुम माई बाप खम्मा गड़े, बिल्कुल खींचेंगे, हमारी तो 7 पुश्ते पानी खींचने का काम कर रही है।
नहीं। हाँ, हमारा तो काम ही पानी खींचने का है। बस हमारी कुछ शर्त है, अगर आपको मंजूर हो तो बताओ काम कब से शुरू करना है। बोले हुकुम, एक तो हम आपको मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करा सकते, सीधा खड़ा नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, उसकी हमने व्यवस्था कर ली, हम पड़े रहे। बोले दूसरा हुकुम, हम गहराई में जाकर के वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हम सरफेस लेवल से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आपको मंजूर हो तो बताओ काम कब से शुरू करना है। ब्राय फाइटर ने रिप्लाई किया, कल सुबह 8 बजे आ जाइए। और वही टाइम ब्राय फाइटर ने डिसाइड किया, हम लैंड पर जाकर के शियोफाइट्स खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? शियोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पर ग्रो करते हैं, जहां सरफेस लेवल पर वाटर की क्वांटिटी मैक्सिमम होती है। पहली प्रॉब्लम सॉल्व। अब आप समझ सकते हैं साहब, ब्रायोफाइटर ने कितनी कुटिल मुस्कान के साथ में ग्रीन एल्गी को देखा होकर बोला, अरे दादा, इसको बोलते हैं जनरेशन गैप। अब ग्रीन एल्गी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने बोला बच्चा है यार, नहीं, बोले बेटा, जमीन पर पड़े रहने से और इन थकेली चीजों के वाटर एब्जॉर्ब करने से कुछ नहीं होगा। तेरे को वेस्कुलर टिश्यू चाहिए, ऊ का होता है। बोले उसमें जाइलम और फ्लोएम, ऊ का होते, एक एक करके बताओ, कंफ्यूज मत करो। लाला सबसे पहले तो चीफ फ्लोएम ऊ का काम करे है। बोले शरीर की कुछ सेल्स खाना बनाती है, कुछ सेल्स खाना नहीं बनाती, जो सेल खाना नहीं बनाती उन तक खाना पहुंचाने के लिए कंडक्शन सिस्टम होता है जिसका नाम फ्लोएम। है तेरे पास? नहीं ना। ब्राफाइट थोड़ी देर तक सोचते रहे, उसके बाद में बोलते हैं देख दद्दू, ऐसा है, मुझे फ्लोएम व्लोएम की जरूरत ना है। बोले फिर फूड कंडक्शन कैसे करें? मुझे फूड कंडक्शन की जरूरत ना है। बोले क्यों? देख दद्दू, ऐसा है, मेरी हर सेल फोटोसिंथेसिस करेगी, और मेरी जो सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी उसकी पास वाली सेल उसे फूड प्रोवाइड कराएगी, इसके लिए मुझे किसी कंडक्शन सिस्टम की जरूरत नहीं है। सुना होगा आपने एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट मेथड। मेरी हर सेल फोटोसिंथेसिस करेगी, जो सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी उसके पास वाली सेल उससे फूड प्रोवाइड कराएगी, तो मुझे किसी फूड कंडक्शन सिस्टम की जरूरत नहीं। इतना सुनना था साहब के ग्रीन एल्गी ने दिया ब्रायोफाइटा के कान के नीचे। बोले नालायक, हर सेल को फोटोसिंथेसिस कराने के लिए हर सेल में पानी पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं जब तक वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होगा तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, हाँ या नहीं? और हर सेल तक पानी पहुंचाने के लिए तेरे को जाइलम तो रखना ही पड़ेगा। ब्रायोफाइट काफी देर तक धीर वीर और गंभीर मुद्रा में बैठे रहे साहब। नहीं, सीधी सी बात सोचते रहे। फिर उसके बाद में खड़े होकर बोलते हैं देख दद्दू, ऐसा है, जब इतनी सारी चीजें नहीं रखी तो जाइलम रख के भी बाप दादा की इज्जत खराब नहीं कराऊंगा। बोले फिर वाटर का कंडक्शन कैसे करेगा? आपने सुना होगा जब नीड होती है तब इन्वेंशन होते हैं, हाँ ये नहीं? और ब्रायोफाइटा ने डेवलप किया पैरेन्काइमा, फर्स्ट लिविंग टिश्यू इन किंगडम प्लांट विच आर रिस्पांसिबल फॉर वाटर कंडक्शन इन ब्रायोफाइट। और ये था साहब प्लांट किंगडम का पहला लिविंग टिश्यू जो कि ब्रायोफाइटा में वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पांसिबल होता है। ठीक है सर? पहली बार कैसे हुआ, गॉड नोस, भगवान जानता है। आज कैसे हो रहा है वाटर का कंडक्शन, वो आपको समझाता हूँ। ऊपर आइए, यह है पैरेन्काइमस्टर टिश्यू की सेल्स, ए बी सी डी ई एफ। इमेजिन करना है ना, हर सेल फोटोसिंथेसिस कर रही है। फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? फूड। फूड क्या होता है? हाँ, खाना पक्का? गलत पूछ ली। फूड होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होती है? शुगर। शुगर क्या होता है? सोल्यूट। बचपन में आपको पढ़ाया गया सॉल्वेंट का मूवमेंट हमेशा सोल्यूट की लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की ओर होगा, हाँ ये नहीं? यहाँ पर लगे हैं राइजोइड्स, क्या लगे हैं? पानी अपने आप खिंच के गिरना शुरू होता है किसके अंदर? ए सेल में। अब थोड़ा दिमाग लगाना, जैसे जैसे ए सेल में वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे ए सेल में वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे ए सेल में सोल्यूट की कंसेंट्रेशन बी के रेस्पेक्ट में ज्यादा या कम? तो वाटर का मूवमेंट ए से, जैसे जैसे बी सेल में वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे बी सेल में सोल्यूट की कंसेंट्रेशन सी के रेस्पेक्ट में ज्यादा या कम? तो वाटर का मूवमेंट बी से सी, इस तरह से एक चेन बन जाती है और पानी खिंचता हुआ चला जाता है। इस टाइप के मूवमेंट की सबसे बड़ी खास बात पता है क्या? आगे वाली सेल में सोल्यूट की कंसेंट्रेशन हमेशा, और पीछे वाली सेल में सोल्यूट की कंसेंट्रेशन हमेशा कम होगी, तो ही वाटर का कंडक्शन होगा। बी सेल में सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ए के रेस्पेक्ट में ज्यादा या कम? सोच के देखिए, बी सेल में सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ए के रेस्पेक्ट में ज्यादा या कम? ज्यादा। बी सेल में सोल्यूट की कंसेंट्रेशन सी के रेस्पेक्ट में ज्यादा या कम? यही कारण है कि ब्रायोफाइट इत्तू से रहेगा, इत्तू से। ब्रायोफाइट की मैक्सिमम हाइट है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। अब ए आर क्वेश्चन बनता है यहां से, ब्रायोफाइट टॉल प्लांट नहीं है,
ये असर्शन है, तो इसका रीजन क्या है? तो रीजन है, दोनों ही आए सही है। पहला, इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, तो भी आंसर बन जाएगा। या फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट का मूवमेंट या वाटर का मूवमेंट सोल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो भी सही है। क्योंकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन की एक लिमिट होती है, एक लिमिट से ज्यादा सोल्यूट नहीं हो सकता। तुमको क्या लग रहा है यहाँ 1 ग्राम है तो यहाँ 1 किलो होगा? नहीं। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, ब्राइफाइट इतने से रहेगा क्यों? जिस सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी उसके ज्यादा आगे वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, और जब वाटर का मूवमेंट नहीं होगा तो इनका साइज भी नहीं बढ़ेगा। तो मैक्सिमम ब्राइफाइट 45 सेंटीमीटर का होता है, ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, तो ब्राइफाइट टॉल प्लांट नहीं है, क्यों? क्योंकि वाटर का कंडक्शन सोल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और सोल्यूट की कंसंट्रेशन की लिमिट। क्लियर है सर? बोलो। ब्राइफाइटा में पूछा जाए बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड बॉडी होती है। थैलॉइड बॉडी मतलब वो बॉडी होती है जो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती। ब्राइफाइटा में एक ग्रुप है जिसका नाम है मॉस। मॉस के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, और राइजोइड्स होते हैं। यहाँ पर एक बात पर अटेंशन देना जरूरी है, और वो ये लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, दे आर नॉट ट्रू स्टेम ट्रू लीफ। एक बात दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, प्लांट किंगडम में सबसे पहले प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट हुई टेरिडोफाइटा में। कभी पूछा जाए फर्स्ट टाइम प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड कहां हुई? टेरिडोफाइटा। मॉस के अंदर लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, दे आर नॉट ट्रू स्टेम ट्रू लीफ। ये उसकी जैसी है। अब ये तो है ही नहीं, तो उसके जैसी कहा है बोल रहा है? देखिए, ये फंक्शन में सेम होती है, ओरिजिन में डिफरेंट। फंक्शन में सेम मतलब लीफ क्या काम करेगी? फोटोसिंथेसिस का। हायर प्लांट में भी लीफ क्या काम करती है? फोटोसिंथेसिस का। स्टेम क्या करता है? लीफ को बियर करता है। हायर प्लांट में भी स्टेम क्या करता है? लीफ को बियर करता है, मैकेनिकल स्टेम प्रोवाइड कराता है, नहीं? तो ये स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर फंक्शन में सिमिलर होती है, ओरिजिन में डिफरेंट होती है। अब मैंने देखो सीधी भाषा में आपको समझाया, फंक्शन में सेम है, ओरिजिन में डिफरेंट है। टेक्निकली देखो ये शब्द कितने खतरनाक हो जाते हैं। इनकी लीफ एनालोगस होती है, होमोलोगस होती है। फंक्शन में सेम है इसलिए एनालोगस, तो ये एनालोगस है लेकिन होमोलोगस नहीं। याद रह जाएगा साहब? चलो, बहुत बढ़िया। ठीक। अक्सर ऐसा देखा गया कि बच्चे के लाइफ साइकिल बेस्ड क्वेश्चन गलत होते हैं क्या? अक्सर ऐसा देखा गया कि बच्चे के लाइफ साइकिल बेस्ड क्वेश्चन गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं? क्योंकि बच्चे को लाइफ साइकिल समझ में ही नहीं आती, और जो चीज बच्चे को समझ में नहीं आती, बायोलॉजी के बच्चे को एक वरदान प्राप्त है, वो उसका रट्टा लगा लेता है। और जैसे बायोलॉजी के बच्चों को एक वरदान प्राप्त है, उसी तरह से बायोलॉजी के टीचर को भी एक वरदान प्राप्त है कि बच्चा जो चीज के रट्टा लगा के आएगा वो उससे क्वेश्चन गलत करा देगा, क्योंकि रटी हुई चीज में दिमाग नहीं लगता। और एग्जामिनर क्या करता है? रटी हुई चीज में बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, और कंफ्यूज करते हुए नेगेटिव कर देगा। एक अच्छा एग्जामिनर वो नहीं होता है जो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनाए जिससे बच्चा छोड़ दे। एक अच्छा एग्जामिनर वो होता है जो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करे, बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, गलत करे, तो एग्जामिनेशन की क्रेडिबिलिटी बनती है साहब। ठीक है साहब? आइए साहब, अभी से लेकर के आने वाले 10 मिनट तक मैं जो भी बात करने जा रहा हूं इसका संबंध ब्रायोफाइटा से ना हो करके ब्रायो टेरिडो जुम्नो एंजियो सबसे है। क्लियर है साहब? तो अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं इसको बोलते हैं बेसिक्स ऑफ लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं? ये चीज समझ में आई तो मैं दावा के साथ में कह रहा हूं लाइफ साइकिल बेस कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जब तक मेरा मार्कर चल रहा है, जब तक मेरा मुंह चल रहा है, किसी का पेन चला या मुंह चला, बाई गोड दोनों तोड़ दूं। इसके अलावा जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। हाँ, बाकी जो जरूरी काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, है कि नहीं? जो मुझे सुन रहे हैं इधर आके, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ये मानते हुए कि तुम्हें किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता, मैं 10 मिनट आपका साथ चाहिए। ये चीज समझ में आई तो आने वाले 2 लेक्चर स्मूथ है, नहीं तो रट्टा तो लगाना ही है फिर। आइए ऊपर आ जाइए। एक शब्द होता है साहब, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट को तोड़िए। गैमेटो का मतलब गैमेट, फाइट का मतलब प्लांट। तो गैमेटोफाइट क्या होता है? गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी। जो प्लांट बॉडी गैमेट का प्रोडक्शन करती है उसे बोलते हैं गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेट। खास बात पता है क्या है? गैमेट हमेशा होता है एन, गैमेटोफाइट होता है एन। एन से एन बनाना हो तो जो बात आपके सामने कही है, लिखी है, उसे मैं शब्दों में बोल रहा हूँ, आप ट्रू और फॉल्स में रिप्लाई कीजिए। गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। बोलो। गैमेटोफाइट, गैमेट बोथ आर ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। और गैमेटोफाइट में माइटोसिस से गैमेट बनते हैं। शाबाश। ऐसे एक शब्द और होता है, इसे बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का ब्रेकअप बनाएंगे। स्पोरो का मतलब स्पोर, फाइट का मतलब प्लांट। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पर क्या लगता है साहब? स्पोर।
स्पोर हमेशा होता है एन, स्पोरोफाइट 2n, 2n से n बनाना हो मेयोसिस। कुछ चीजें स्टेटमेंट की फॉर्म में बोल रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स में रिप्लाई कीजिए। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में मियोसिस से स्पोर बनते हैं। स्पोर ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर, व्हाइल स्पोरोफाइट ऑलवेज एंड ऑलवेज डिप्लॉइड इन नेचर। तीनों बातें क्लियर है साहब? एक प्लांट को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, भले वो ब्रायो हो, वो टेरिडो हो, वो जिम्नो हो, वो एंज हो, इन दोनों का आना जरूरी है। अगर एक प्लांट की लाइफ साइकिल में दोनों चीजें नहीं आई तो किसी भी सूरत में उसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं। अब इनमें क्या रिलेशन? स्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनता है और गैमेट के फ्यूजन से स्पोरोफाइट बनता है और एक प्लांट का लाइफ साइकिल पूरा। कुल मिलाकर के एक प्लांट को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए इन 4 स्टेजेस, 4 प्रोसेस से होकर गुजरना जरूरी है। अगर एक प्लांट की लाइफ में ये 4 स्टेजेस और 4 प्रोसेस नहीं आए तो किसी भी सूरत में उसका लाइफ पूरा नहीं। 4 स्टेजेस कौन सी होती है? गैमेटोफाइट, गैमेट, स्पोरोफाइट, स्पोर। 4 प्रोसेस कौन से? माइटोसिस, फ्यूजन, मेयोसिस, जर्मिनेशन। ये 4 स्टेजेस, 4 प्रोसेस अगर किसी प्लांट की लाइफ में नहीं आए तो किसी भी सूरत में उसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा। इट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम। जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्या? मिनिमम ऑक्सीजन। इसी तरह से एक प्लांट को लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए इन 4 स्टेजेस, गैमेटोफाइट, गैमेट, स्पोरोफाइट, स्पोर, इन 4 प्रोसेस, माइटोसिस, फ्यूजन, मियोसिस, जर्मिनेशन का होना जरूरी है। अगर एक प्लांट की लाइफ में 4 स्टेजेस, 4 प्रोसेस नहीं आए तो किसी भी सूरत में उसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं हो। ठीक। हाँ, जैसे जैसे हम ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में बढ़ेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेजेस भी बढ़ेंगी, प्रोसेस भी बढ़े। फॉर एग्जांपल जैसे गैमेटोफाइट, गैमेट के बीच में आएंगे सेक्स ऑर्गन एंथोडियार्की होंगे। गैमेट स्पोरोफाइट के बीच में आएगा जाइगोट एम्ब्रियो। स्पोरोफाइट स्पोर के बीच में आएगा साहब स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल। स्पोर गैमेटोफाइट के बीच में प्रोटोनियम, बट और भी बहुत सारे नाम आएंगे। ये मिनिमम है, ये 4 स्टेजेस, 4 प्रोसेस का होना जरूरी। वो तो ठीक है मास्टर, शुरू कहाँ से करेंगे? ये तो साइक्लिक प्रोसेस है। बस वही एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ब्रायोफाइटा में शुरू करेंगे यहां से। अब ये पता करने के लिए कैसे पता चलेगा? इसलिए हमने कुछ नाम दे दिए। जैसे ब्रायोफाइटा में ये है मेन प्लांट बॉडी, यह है मेन प्लांट बॉडी, तो याद रह जाएगा यहां से शुरू करना। इसी तरह से टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में ये है मेन प्लांट बॉडी। ठीक है साहब? इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दे दिया है। ठीक है, अब ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। उसी फॉर्मेट पर टेरिडो, जिम्नो, एंजियो का लाइफ साइकिल आपको बोलना है। ठीक, ध्यान से सुनता हूँ। ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में माइटोसिस से गैमेट बनते हैं, गैमेट के फ्यूजन से स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट में मियोसिस से स्पोर बनते हैं और स्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनता है। जहां से चले वापस वहीं पहुंचे तो एक लाइफ साइकिल पूरा। इसी फॉर्मेट पर टेरिडो, जिम्नो, एंजियो का लाइफ साइकिल आप बोलेंगे एक साथ, 1 2 3 शुरू। भगवान जाने कौन सा एक साथ था, लेकिन अच्छा था, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। बच्चा पूरा लाइफ साइकिल पढ़ लेता है, एग्जाम देता है, एग्जाम देके वापस मेरे सामने भाई आकर के बैठ जाता है। उसे यही पता नहीं होता कि गैमेटोफाइट और गैमेटोफिटिक जनरेशन एक ही चीज है, नहीं कुछ फर्क है। आइए बात करते हैं। पहले तो ये समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। ध्यान रखिए, ऑल हैप्लॉइड स्टेजेस, ऑल हैप्लॉइड स्टेजेस इन लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट गैमेटोफिटिक जनरेशन। लिसन टू मी केयरफुली बॉय। एक लाइफ साइकिल में जितनी भी स्टेजेस एन होती है उन सबको मिला के बोलते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन। फॉर एग्जांपल ये डमी लाइफ साइकिल आपके सामने, यहाँ पर कितनी स्टेजेस हैं जो गैमेटोफिटिक जनरेशन को दिखा रही है? 3, स्पोर, गैमेटोफाइट, गैमेट। तो इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो क्या बोला? ऑल हैप्लॉइड स्टेजेस इन ए लाइफ साइकिल, ऑल हैप्लॉइड स्टेजेस इन ए लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट गैमेटोफिटिक जनरेशन। पहला पॉइंट क्लियर? बोलो। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इज गैमेटोफाइट इज अ पार्ट ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन? ऑलवेज गैमेटोफाइट इज अ पार्ट ऑफ गैमेटोफिटिक, ऑलवेज, हमेशा गैमेटोफाइट गैमेटोफिटिक जनरेशन का पार्ट है। और तीसरा पॉइंट, क्या गैमेटोफाइट को नेकेड आई से देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, दिखने लग गई अब चीजें, जमीन पर आ गई है। ठीक है, लेकिन क्या एक बार में पूरी गैमेटोफिटिक जनरेशन को नेकेड आई से देख सकते हैं? एक बार में एक स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, इवन 4 स्टेज तक देख सकते हैं। पूरी गैमेटोफिटिक जनरेशन नहीं देख सकते। देखो कैसे।
अगर आपको स्पोर नजर आ रहा है तो मेरा दावा है आपको गेमेटोफाइट नजर नहीं आया। लेकिन अगर स्पोर ने जर्मिनेट होकर गेमेटोफाइट बना दिया तो स्पोर नजर नहीं आया, गेमेटोफाइट नजर। अब देखो गेमेटोफाइट नजर आ रहा है तो गेमेटोफाइट भी दिखेगा, उसमें सेक्स ऑर्गन भी दिखेंगे, उसमें गेमेट भी दिखेंगे, 3 स्टेजेस एक साथ दिखेंगे। देखो ये है गेमेटोफाइट, दिख रहा है, ये सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, ये जो हीरा लगा हुआ है ये क्या है, एग। क्या है, 3 चीज दिख गई, गेमेटोफाइट दिख गया, सेक्स ऑर्गन दिख गया और गेमेट दिख गया। क्या पूरी गेमेटोफाइटिक जनरेशन दिख रही है क्या? नहीं। इसलिए एक बार में एक स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज तक देख सकते हैं, लेकिन पूरी गेमेटोफाइटिक जनरेशन एक साथ देख ले नहीं। इन सब चीजों को समराइज फॉर्म में बोलते हैं। रिप्लाई करना, ऑल हैप्लॉइड स्टेजेस इन ए लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट गेमेटोफाइटिक जनरेशन, गेमेटोफाइट ऑलवेज एंड ऑलवेज पार्ट ऑफ गेमेटोफाइटिक जनरेशन। और गेमेटोफाइट को नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन एक बार में क्या पूरी गेमेटोफाइटिक जनरेशन नेकेड आई? जितनी सारी बातें मैंने आपको गेमेटोफाइटिक जनरेशन के बारे में बताई है सारी की सारी एप्लीकेबल है साहब स्पोरोफिटिक जनरेशन के ऊपर, सब एवरीथिंग इज सेम। बस फर्क इतना, एन की जगह क्या करना है, 2n। ऑल डिप्लॉयड स्टेजेस इन ए लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफाइट ऑलवेज एंड ऑलवेज पार्ट ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफाइट को नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन एक बार में पूरी स्पोरोफिटिक जनरेशन नेकेड आई से नहीं देख सकते। एक बार में एक स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज देख सकते, पूरी नहीं देख सकते। खास बात यह है, वो ब्रायो हो, वो टेरिडो हो, वो जिम्नो हो, वो एनजीओ हो, अगर उसे अपना लाइफ साइकिल पूरा करना है तो इन दोनों जनरेशन से होकर गुजरना जरूरी है। अगर एक प्लांट की लाइफ में दोनों जनरेशन नहीं आई तो किसी सूरत में उसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा। ठीक है साहब, आइए कोई बताएगा मुझे गेमेटोफिटिक जनरेशन से स्पोरोफिटिक जनरेशन लाने के लिए क्या कराना पड़ेगा? फ्यूजन। याद करो, एन एन मिलकर 2n बनाते हैं। और अगर स्पोरोफिटिक जनरेशन से गेमेटोफिटिक जनरेशन पे जाना हो तो मियोसिस। शाबाश, ध्यान रखना, एन एन मिलके 2n बनाएंगे और मियोसिस हमेशा 2n सेल में होता है, जिससे क्या बन जाएगा, n। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शब्द को लेकर भी कुछ बच्चों में तगड़ा कंफ्यूजन होता है, वो भी क्लियर कर देता हूँ। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये नहीं होता n के बाद 2n का आना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये नहीं होता कि 2n के बाद n का आना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है जहां से चले वापस वहीं पहुंचे, तो एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूरा, n से 2n देन n, तो एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूरा। 2n से n देन 2n, तो एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूरा। चलो सब छोड़ो, एक लाइन में समझते हैं। एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को पूरा करने के लिए 2 प्रोसेस को होना जरूरी है। पहला फ्यूजन, दूसरा में। अब कहीं से भी चल लो, 2 प्रोसेस करा तो वहीं पहुंच जाओगे। अगर आप n से चल रहे हो तो पहले क्या कराओगे, क्योंकि n में कभी मियोसिस नहीं होता। ठीक, तो फ्यूजन के बाद में क्या बचा, मियोसिस, वापस n पर आ गए। अगर आप 2n से चल रहे हो तो पहले क्या कराओगे, मियोसिस, क्योंकि 2n सेल में मियोसिस होता है, उसमें फ्यूजन होगा नहीं कभी, सीधी सी बात है। तो अल्टरनेशन, एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को पूरा करने के लिए 2 प्रोसेस का होना जरूरी है, फ्यूजन और मियोसिस। गॉट इट? बोलो। अगर आपको मैं एक ऐसा एरो का निशान बना के दूं और इस पर मैं लिखूं फ्यूजन, तो बताइए यहां पर n है या 2n है? हाँ, ये, शाबाश। मियोसिस और फ्यूजन हमेशा हैप्लॉइड सेल में होगा, जिससे डिप्लॉइड सेल बनेगी। तो मैं लिख सकता हूं इट इज ए फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। अरे जनरेशन की तो पहली स्टेप यही हुई ना, तो यहां क्या लिखूंगा, लास्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। अगर ऐसा एरो का निशान आपको बना के दूं जिस पर लिखा हो मियोसिस, तो यहाँ पर n या 2n है, और यहाँ पर मियोसिस ऑलवेज एंड ऑलवेज occur in diploid cell and produce haploid cell, हाँ या नहीं? तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। और यहाँ पर लास्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये है बेसिक्स ऑफ लाइफ साइकिल, जो कि ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सबके ऊपर एप्लाई। एनी डाउट? बोलो, सब समझ में आया? श्योर? फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप सब गलत जवाब देते हो, मैं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, पक्का? इतना कॉन्फिडेंस मेरे को आपके ऊपर है, उतना ही कॉन्फिडेंस कि आपको मेरे ऊपर भी है।
पहले तुम्हारे अरमान ठंडे कर देते। मैं एलन को क्यों बेस्ट मानता हूँ? क्योंकि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। नहीं, मैं यहाँ काम नहीं कर रहा होता तो भी मैं एलन को अच्छा मानता। उसके पीछे रीजन सबसे बड़ी बात है, पढ़ाती दुनिया है, सब पढ़ाते हैं यार, लेकिन बच्चे एग्जामिनेशन में जाकर क्या गलती करेगा ये हम उसको क्लास में रियलाइज कराते थे। वहां पर आपको पेपर में कोई चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो आपने पहली बार देखी होगी, ये तय बात है। बस उस गलती के उस ढांचे में मत आना, वापस उस चीज को गलत कर। अब देखो सब समझ में आया। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सब गलत करके आएगा। कराऊं? इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस टीचिंग यार। ये एक लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और ए। ठीक है साहब? यहां पर लिखा एम, एम का मतलब मियोसिस। यहाँ पर लिखा एफ, एफ का मतलब फ्यूजन। देख लो पहले अच्छे से, नहीं तो बाद में इतनी जल्दी बोलोगे बोलोगे इतनी जल्दी पूछ लिया, हम तो देख नहीं पाए थे इसलिए गलत जवाब दिया। टेक योर ऑन टाइम, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अच्छे से, अरे अभी नहीं आया, अरे टाइम रुको, फोटो बाद में खींचना। पूछूं? श्योर। दी गई लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस में, दी गई लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस में क्या आप बता सकते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट स्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? देख लो अच्छे से। सी, श्योर। गैमेटोफिटिक जनरेशन की लास्ट स्टेज? हाँ। स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट स्टेज? जे। स्पोरोफिटिक जनरेशन की लास्ट स्टेज? डी। शाबाश। आप बता सकते हैं यहां पर कौन सी जनरेशन डोमिनेंट है? बोलो। अरे मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से। मैंने तो पहले बोला था मुझे जीतने का शौक नहीं है, तुम्हें। देखा, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। और मैंने बताया ना, जब मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है मैं इतना घुमा सकता हूँ, तुम्हारे एग्जामिनर को तो 40 साल का एक्सपीरियंस होगा लगभग। लिखिए, एक लाइन लिखिए। नहीं भाई, ये 2-4 को लेके ही जाएगा, वो चिंता मत करो। टॉप रैंक पे। लिखिए, एक लाइन लिखिए। अरे लाइन तो लिखो, एक अपने आप आंसर मिल जाएगा, इसीलिए तो लिखा रहा हूँ लाइन। लिखिए, डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट, dominant and dependent generations are based on time, are based on time, not based on number of stages, not based on number of stages. दोबारा बोलता हूं, डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट जनरेशंस आर बेस्ड ऑन टाइम, नॉट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेज। अब बताइए कौन सी जनरेशन डोमिनेंट है? कह नहीं सकता। आगे समझ में? ये नहीं है कि यार सी से लेकर आई तक ज्यादा है तो ये डोमिनेंट नहीं। अगर मैं बोलूं सी से लेकर आई तक पहुंचने में 1 महीना और जे से लेकर बी तक पहुंचने में 11 महीने लग रहे हैं, तो डोमिनेंट जनरेशन कौन सी? ये ध्यान रखना, यही गलती होती है एग्जामिनेशन के अंदर। डोमिनेंट डिपेंडेंट जनरेशन टाइम पर बेस्ड होती है, ना कि नंबर ऑफ स्टेजेस। ठीक है साहब, ये है बेसिक्स ऑफ लाइफ साइकिल। फोटो खींचना हो तो खींचिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गया? मिटा दूं? बहुत बढ़िया। आज लाइफ साइकिल का पहला दिन है साहब। ठीक है, ब्राइफाइटा पढ़ रही आज।
एक शब्द आप मुझे देंगे, बाकी सारे शब्द मैं आपको दूंगा। और जिस दिन लाइफ साइकिल का आखिरी दिन होगा, जिस दिन मतलब हम जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, उस दिन उल्टा होगा। एक शब्द मैं आपको दूंगा, बदले में बाकी सारे के सारे प्रोसेस आप मुझे बताइए। करें शुरू? आइए, देखिए मेरे कॉन्फिडेंस में जिंदा रहिए साहब। मैंने कहा ना, अगर मुझे आपसे उम्मीद है तो आप कर पाएंगे, तो हमें खुद से उम्मीद नहीं, इसलिए बोलता हूँ, मन को इतनी शक्ति दो, मन विजय करे, दूसरों की जय के पहले खुद की जय करें। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। आपसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, मान के चलिए। और जैसे आप अपने से अच्छा समझते हैं, वो आपका भ्रम है। अपने आप के बेस्ट बनिए साहब, दूसरे के तो कभी बन जाओगे और समय के साथ बदलते भी रहोगे। नहीं, खुद के हमेशा बने रहो, यही। आप जैसे भी है ना, अच्छे हैं, सबसे बेस्ट है। खुद के लिए तो अच्छे बन जाओ यार। जब खुद के लिए अच्छे नहीं बनोगे तो दूसरे के लिए अच्छे कैसे बनोगे? आइए, ऊपर 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 ऊपर। ठीक है साहब, बोलते जाना। फिल इन द ब्लैंक्स मोड में बात कर रहे हैं। दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालना, शब्द निकालने की कोशिश करना, चीजें निकलेंगी तो अभी लाइफ साइकिल यही तैयार हो जाएगा। ब्रायोफाइटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं। आइए, मेन एग्जाम में, मेरे वाले में तो वैसे ही गलत नहीं होंगी, गारंटी। आज ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करेगी? गैमेट। और गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं आर्किगोन। आर्किगोनिया पहली बार नजर आई है साहब ब्रायोफाइटा में, और ये रहेगी कहां तक? जिम्नोस्पर्म तक। कहां तक रहेगी? जिन ग्रुप में आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है उन्हें प्यार से बोलते हैं आर्किगोनिएटी। क्या बोलते हैं? तो आपसे पूछा जाए आर्किगोनिएटी में कौन कौन आते हैं, तो ब्रायो, टेरिडो, जिम। यहाँ जो सेक्स ऑर्गन्स बने, ये सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलर एंड जैकेटेड होते हैं। देखो, चारों तरफ स्ट्राइल सेल्स की जैकेट होती है, चारों तरफ स्ट्राइल सेल्स की जैकेट होती है, और मल्टी सेलुलर नेचर। ठीक, तो ये जो सेक्स ऑर्गन है मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होती है। ठीक, आर्किगोनिया के बारे में याद रखिए, फ्लास्क शेप होती है। ये जो आर में ही थोड़ी सी ऊपर तक जाती है, इसको बोलते हैं फ्लास्क शेप। ठीक, तो आर्किगोनिया फ्लास्क शेप होती है। ये बने साहब सेक्स ऑर्गन। एंथ्रेडिया में डेवलप होगा मेल गैमेट, इसे बोलते हैं एंथ्रोजॉइड। जो एंथ्रोजॉइड होता है ये कोमा शेप बाई फ्लैजिलेटेड होता है। देखिए ये कोमा है, ये फ्लैजिला है दोनों। ठीक, आर्किगोनिया के अंदर डेवलप होता है एग। मेल गैमेट मोटाइल है, वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गैमेट तक जाएगा। जब मेल गैमेट मोटाइल है और वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गैमेट तक जाएगा, तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं ज़ोडियोगेमी। क्या बोलते हैं? और ज़ोडियोगेमी से क्या बनेगा साहब? जाइगोट। बताओ बच्चों, अभी तक जाइगोट में क्या होता था? मियोसिस। इसलिए क्या नहीं बनता था? एम्ब्रियो। अब क्या होगा? माइटोसिस। और माइटोसिस से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो से डेवलप होता है स्पोरोफाइट। क्या डेवलप होता है? आपको बताया गया स्पोरोफाइट वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करेगी? और स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए इनके अंदर डेवलप होती है स्पोर मदर सेल। इस स्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर। अब इस स्पोर का जर्मिनेशन दो तरीके से हो। ब्रायोफाइटा में तीन क्लासेस होती है, लिवर बर्ड, हॉर्नबर्ड और मॉस। और इन तीन क्लासेस में स्पोर का जर्मिनेशन दो तरीके से होता है। पहला, एक स्पोर जर्मिनेट होकर अगर एक गैमेटोफाइट बना दे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट जर्मिनेशन। ऐसा लिवर बर्ड और हॉर्नबर्ड में होता है। दूसरा होता है मॉस। मॉस में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। इससे एक मल्टीसेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बनती है, इसका नाम है प्रोटोनिमा। ये देखिए, एक मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनती है। इस मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोटोनिमा। इस प्रोटोनिमा पर डेवलप होती है बड, और हर बड जर्मिनेट होकर क्या बनाएगी? गैमेटोफाइट। क्या बनाएगी? गैमेटोफाइट। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। तो बताइए, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन किसमें? मॉस में। और डायरेक्ट जर्मिनेशन किसमें? लिवर बर्ड और होम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जर्मिनेशन? एक लाइन में याद रखिए, एक स्पोर से एक गैमेटोफाइट बने, डायरेक्ट। एक स्पोर से बहुत सारे गैमेटोफाइट बने, इनडायरेक्ट। बहुत सारे कैसे बन रहे हैं? ये देखो, ये स्पोर है, इसने जर्मिनेट होकर के एक मल्टीसेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बनाई जिसका नाम है प्रोटोनिमा। इस प्रोटोनिमा पर लगती है बड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारी की सारी बर्ड इमोटाइल होती है। जहां बनेंगी वहीं जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। तो जगह एक से ज्यादा गैमेटोफाइट बन रहे हैं, हाँ ये नहीं? ये सारे के सारे गैमेटोफाइट एक ही जगह पर बन रहे हैं। इस नेचर को बोलते हैं गिगेरियस नेचर। क्या बोलते हैं? अब मैं आपसे पूछूं, मोस्ट शो गिगेरियस नेचर ड्यू टू इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। भाई
इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हो रहा है इसलिए तो ग्रीगेरियस नेचर शो कर रहे हैं। तो मोस्ट शो ग्रीगेरियस नेचर ड्यू टू इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीगेरियस नेचर? फाउंड इन ग्रुप, फाउंड इन ग्रुप। कल आपकी क्लास 1:45 पर स्टार्ट होगी। 45 लिखा है यार, 1:45 पे स्टार्ट होगी। बात समझ में आई साहब? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इतना सा फर्क है, एक स्पोर से एक गेमेटोफाइट बने तो डायरेक्ट, एक स्पोर से 10 गेमेटोफाइट बने इनडायरेक्ट। 10 गेमेटोफाइट क्यों बन रहे हैं? इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हो रहा है इसलिए। और जब झुंड में नजर आते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रीगेरियस नेचर। तो मोस्ट शो ग्रीगेरियस नेचर ड्यू टू इनडायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। हाँ या नहीं? देखो ये नॉर्मल प्रोसेस जो मैंने भी आपको बताया, कभी कभी अति हो जाती है। ठीक है, देखो क्या होगा। मोस की बात कर रहे हैं ना, पूरे ब्रायोफाइटा की बात नहीं कर रहे। बोलो, यह है स्पोर। इस स्पोर का क्या होगा? जर्मिनेशन। स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनेगा? एक मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर। इस मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोटोनिमा। क्या बोलते हैं? इस प्रोटोनिमा पर क्या डेवलप होगी? बर्ड। क्या डेवलप होगी? यह है बर्ड। और बर्ड जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगी? गैमेटोफाइट। ये नॉर्मल प्रोसेस जो भी मैंने आपको समझाया, हाँ या नहीं? तो ये भी समझ में आएगा। देखो कितने सारे गैमेटोफाइट बन रहे हैं, एक ही जगह पर बन रहे हैं, तो ग्रीगेरियस नेचर शो कर रहे हैं। हाँ या नहीं? कभी कभी और अति होती। ये बर्ड जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाने की जगह एक और मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाती है। इस एक और मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनियम। बच्चा बोलता गुरुजी प्राइमरी तो बताया है नहीं, सीधा सेकेंडरी। तो अंडरस्टूड है बाय डिफॉल्ट, इसे प्रोटोनिमा बोलिए या प्राइमरी प्रोटोनिमा बोलिए, बात एक। क्लियर? ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा की लेटरल साइड है। ठीक है, इस पर डेवलप होती है बर्ड, और हर बर्ड जर्मिनेट होकर क्या बनाएगी? गैमेटोफाइट। तो और ज्यादा ग्रीन ग्रीन नजर आएंगे, हाँ या नहीं? बोलो, इसको बोलते हैं ग्रीगेरियस नेचर। अब देखो मुद्दे की बात पर आते हैं। स्पोर के जर्मिनेशन से जो मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं प्रोटोनिमा या प्राइमरी प्रोटोनिमा। क्या? स्पोर के जर्मिनेशन से जो मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनती है उसे बोलते हैं प्रोटोनिमा या प्राइमरी प्रोटोनिमा। इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाए, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी प्रोटोनिमा। कौन कौन सी स्ट्रक्चर मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना सकती है, एक बार सोचिए। बर्ड को क्या बनाना था? इसने मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाई, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर ये क्या डेवलप हुई? इसको क्या बनाना है? इसने एक और मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाई, तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा के फ्रेगमेंट से मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बने, तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा के फ्रेगमेंट से बने, तो थैलस के फ्रेगमेंट से बने, तो स्पोर के अलावा कोई भी स्ट्रक्चर मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बने, ऑल आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी प्रोटोनिमा। क्लियर है सर? बोलो, पॉइंट नंबर 7 लाइफ साइकिल में पढ़िए। उसके नीचे मैंने 2 नोट लगा के दिए, मार्क कीजिए। ये लिखा है प्रोटोनिमा ब्रांच ग्रीन ब्रांच ग्रीन ग्रिपिंग स्ट्रक्चर हो। पढ़ो फटाफट पॉइंट नंबर 7। सब मिला? डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ग्रीगेरियस नेचर क्या होता है, प्रोटोनिमा क्या है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या है, और आखिरी में मैंने मेंशन किया स्पोर के अलावा कोई भी स्ट्रक्चर बना है वो मल्टीसेलुलर फिलामेंटस। आइए एक बार रिवाइज करते हैं ऊपर। बोलो, ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट वो बॉडी जो क्या प्रोड्यूस करेगी? गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्या डेवलप होंगे? सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम, फीमेल का नाम। सेक्स ऑर्गन्स की नेचर कैसी है? मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। एंथ्रेटा में डेवलप होगा मेल गैमेट, इसे बोलते हैं एंथ्रोजोइड। एंथ्रोजोइड कोमा शेप बाइफ्लैजिलेटेड। आर्क्यूगोना में डेवलप होगा एग। मेल गैमेट मोटाइल है, वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गैमेट तक जाएगा, इस टाइप के फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा? जायगोट में अभी तक क्या होता था, इसलिए क्या नहीं बनता था, अब क्या हो रहा है?
क्या बनेगा? एम्ब्रियो से डेवलप होगा स्पोरफाइट, वो बॉडी जो क्या प्रोड्यूस करेगी? स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए डेवलप होगी। स्पोर मदर सेल में होगा, मियोसिस से बनेंगे। स्पोर का जर्मिनेशन कितने तरीके से? पहला, दूसरा, डायरेक्ट जर्मिनेशन में एक स्पोर जर्मिनेट होकर एक गेमेटोफाइट बनाएगा, हाँ या नहीं? इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में एक स्पोर जर्मिनेट होकर एक मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएगा, इसका नाम प्रोटोनियम। पर क्या डेवलप होगी? हर बर्ड जर्मिनेट होकर बनाएगी। कभी कभी क्या होता है, ये बर्ड जर्मिनेट होकर गेमेटोफाइट बनाने की जगह एक और मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनेगी, इसको बोलेंगे, या यूं कह लीजिए स्पोर के अलावा कोई भी स्ट्रक्चर जब मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएगी तो उसे बोलेंगे। इसी वजह से मॉस कौन सी नेचर शो करते हैं? ग्रेगेरियस, ड्यू टू इनडायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। सर्वाइवल के लिए कौन सा जर्मिनेशन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? आइए साहब, प्लॉइडल वॉल मार्क करते हैं, बोलते जाना, ये एंड ये 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 आई एम नॉट हैन, आई एम मैन। क्या बोल रहे हो? तू हैन, तू हैन। अब आ से एन टू एन बोलना ही बंद, हम बोलेंगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड। हाँ यार, तू हैन, आई एम मैन। भाई ये क्या है? डिप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड। क्या सिखाया आपको? एक लाइफ साइकिल में जितनी भी स्टेजेस 2n हो गई, कौन सी जनरेशन को दिखाएंगे? स्पोरोफिटिक जनरेशन। और एक लाइफ साइकिल में जितनी भी स्टेजेस n होती है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन। आप बता सकते हैं ब्रायोफाइटा में कौन सी जनरेशन डोमिनेंट है? शाबाश, मतलब अभी मेरी बात अभी तक आपके पास में है, मुझे इस बात की खुशी। नहीं बता सकते। अगर मैं कहूँ 100 डेज के लाइफ साइकिल में आप 80 डेज गैमेटोफिटिक जनरेशन में है और 20 डेज आप स्पोरोफिटिक जनरेशन में, तो डोमिनेंट। लेकिन क्या स्पोरोफिटिक जनरेशन इतने कम टाइम के लिए उसे इग्नोर कर दें? तो इस तरह के लाइफ साइकिल को लिखा जाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लो आगे इसलिए लिखा है क्योंकि डोमिनेंट है, डिप्लो पीछे इसलिए लिखा है इतने कम टाइम के लिए कि उसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका है। हैप्लो क्या दिखा रहा है? ये डोमिनेंट है। डिप्लो क्या दिखा रहा है? इतने कम टाइम के लिए उसे इग्नोर करते। उल्टा होता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन 80 डेज के लिए और गैमेटोफिटिक जनरेशन 20 डेज के लिए होती, तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक। सही तरीका यही है, दुनिया की कोई भी किताब उठा के देखिए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड डोमिनेंट है, डिप्लॉइड बहुत कम टाइम के लिए है, इतने कम टाइम के लिए नहीं, उसे इग्नोर कर दें। डिप्लोहैप्लॉन्टिक में डिप्लॉइड डोमिनेंट है और हैप्लॉइड इतने कम टाइम के लिए, उसे इग्नोर कर दें। ठीक। एक आपकी एनसीईआरटी ऐसी है जिसने हैप्लॉइड डिप्लॉइड के अल्टरनेशन के लिए एक ही शब्द यूज किया है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। वो ये बोलता है कोई भी कम ज्यादा हो, हम उसके लिए एक ही शब्द यूज करेंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, बाकी सही है। एग्जाम कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, पिछले 35 सालों के अंदर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा पढ़ाया हुआ सही और एनसीईआरटी में लिखा हुआ गलत दोनों साथ में आया। या तो हमारा पढ़ाया हुआ सही आएगा या एनसीईआरटी में लिखा हुआ गलत ही आएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए और दोनों में से एक को चुनना हो तो बाय डिफॉल्ट एनसीईआरटी की तरफ जाना। वैसे कभी ऐसा होगा नहीं। पेपर बनाने वाले आर्ट्स वाले नहीं है, साइंस वाले, उनको भी पता है कि किताब क्या लिख रही है और पढ़ा क्या जाता है। क्लियर है सर? ध्यान रखना। ठीक। मेल गेमेट छोटा और मोटाइल है, फीमेल गेमेट बड़ा और मोटाइल है। गेमेट का फॉर्मेशन सेक्स ऑर्गन्स में होता है, तो किस टाइप की सिनगेमी है? ओगेमस। किस टाइप की सिनगेमी है? एनी डाउट? समझ में आया सब ब्रायोफाइटा लाइफ साइकिल? आइए। नहीं नहीं, टाइम देखना कितने बजे फंडे करना है। 45 मिनट नहीं। देखो साहब, यहां तक की जिम्मेदारी मेरी थी। एवरीथिंग इज क्लियर? इसके आगे मेरे को 10 मिनट चाहिए। आपको जानकर ताज्जुब होगा, बोर्ड पर मैंने जितने नाम लिखे हैं सब मैंने अपनी आंखों से देखे हुए। ठीक है, तो या तो घर जाकर रट्टा लगाइए या इन सारी चीजों को इमेजिन कर लीजिए। अपनी आंखों को मेरी आंखों के पीछे लगाता हूँ, एक एक चीज मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ। अभी तो 10 मिनट की बातें मैं आपसे कर रहा हूं, अगर इसमें से किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। क्यों? एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन। आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे तो मैं भी, अरे हम बहुत अच्छा इमेजिन कर लेते हैं। बस उसमें से थोड़ा सा इधर लिया हो, बस थोड़ा सा, बाकी अपनी जगह पर रहने दो। है ना? आइए ऊपर। नहीं तो ये थ्योरी तो घर जाकर रट्टा लगाने। देखो यार, मैं एक बात मानता हूँ, अगर चीजें विजुलाइज हो जाती हैं तो ये मान के चलिए लाइफ लॉन्ग अपने साथ हो जाती है। पुराने जमाने में विजुलाइजेशन नहीं होता था, वो आजकल हमने बंद कर दिया, रट्टा लगा लगा करके हमने विजुलाइजेशन की बैंड हो जाती है। इसलिए चीजों को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए क्या होता है। सबसे पहला शब्द है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ये देखो, ये है गैमेटोफाइट।
ऐसी डार्क ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है, ऐसी मोटाई इसका 1/4 मान लो, ऐसी डार्क ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है साहब, बिल्कुल ग्रीन कलर की, नेकेड आई से नजर आती है, मैंने बहुत बार देखा हुआ। हाँ, वाटर कंटेंट 80 to 90% वाटर कंटेंट होता है, इसलिए उसको उखाड़ के नहीं ला सकते, जैसे आप टच करोगे उतना उतना हिस्सा आपके चिपका हुआ आ जाएगा, ऐसा होता है ब्राइफाइट, नेकेड आई से नजर आता है, यह है केमेटिफाइट। इसके ऊपर डेवलप होता है सेक्स ऑर्गन, क्या डेवलप होते हैं? अब ब्रायोफाइटा में एक मार्किंचा को छोड़ दीजिए जो कि डायशियस कंडीशन को शो करता है, बाकी सारे ब्रायोफाइट मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस मतलब एक ही बॉडी पर मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन। जब एक ही बॉडी पर मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने का, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए ब्रायोफाइटा ने क्या किया? सेक्स ऑर्गन्स की पोजीशन को चेंज किया, एक सेक्स ऑर्गन बनाया ऊपर और एक सेक्स ऑर्गन बनाया नीचे। ये देखिए, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये मल्टीसेलर एंड जैकेटेड होते हैं। तो मैं जैकेट बना रहा हूँ, मल्टीसेलर नहीं बना रहा हूँ, डायग्राम खराब हो जाता है यार। ठीक, एक ऊपर बनाया एक नीचे बनाया। बताइए ऊपर किसे बनाएंगे, मेल को या फीमेल को? हाँ पक्का। और नीचे मेल। आप अच्छे बच्चे हो यार, हैं, महिलाओं का सम्मान करते हो, बहुत अच्छी बात है। एक बैच में पढ़ाया था मेल हर हाल में ऊपर मेल ही रहेगा। हाँ, कुछ लोगों को इंजेक्शन बचपन से दिए जाते हैं, मतलब इधर भी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि फीमेल कहीं आगे निकल जाए, ऊपर हो जाए। गर्ल्स बैच में तो कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब बाई डिफॉल्ट अगर आपने गलती से मेल ऊपर बना भी दिया तो हाँ हाँ हाँ। मतलब आपके बारे में पता नहीं कितनी सारी धारणाएं बना ली जाती है तुरंत। नहीं, आप, मुझे खुशी है कि साहब फीमेल ऊपर है साहब, नहीं। एक बच्चा ऐसा होता है जो ये सोचता है कि सर अगर उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। हाँ, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्यों? अगर मेल ऊपर बनेगा फीमेल नीचे बनेगा तो ये यहीं से कूद के इसके अंदर गिर जाएगा, हाँ या नहीं? अबे गलत थोड़ी है, हाँ या नहीं? पक्का, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा साहब, दाद देता रमेश मोहर आपकी थिंकिंग, आपकी इमेजिनेशन को। चलो एक बात का जवाब दीजिए, ब्रायोफाइटा में फर्टिलाइजेशन का टाइप इंटरनल है या एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल, वेरी गुड। अगर तुमको मेल फीमेल गेमेट यहीं फ्यूज कराने हैं तो यहां से छोड़ो या यहां से छोड़ो, फ्यूज तो यही हो रहा है ना बेटा। अगर मेल फीमेल गेमेट बाहर ही फ्यूज कराने हैं तो यहां से भी क्यों छोड़ रहे हो, यहीं से छोड़ दो ना। सोच के देखिए, सोच के देखिए। अब बताइए ब्रायोफाइटा में फर्टिलाइजेशन का टाइप, ध्यान रखना, ऑलवेज इंटरनल। यहां से अब शुरू हो गई उगेमी, जो आगे तक उगेमी रहेगी, आइसोगेमी एनाइसोगेमी का काम एल्गी में रहता है, खत्म। और उगेमी के अंदर एक गेमिट बॉडी के बाहर आता है, दूसरा गेमिट बॉडी के बाहर नहीं आता, नहीं आता ना सर? कौन बाहर आएगा? क्लियर है सर? बोलो, तो समझ में आया सर? फीमेल ऊपर और मेल, फिर वही बोल रहा हूँ गुरु जी, अगर मेल ऊपर बनाया तो खुद के पक्का, वाह क्या बात है। फंडे और करना है, टाइम और नहीं है, जवाब भी तुम्हारे इतने खतरनाक है जिसकी कोई हद नहीं। चलो बताओ, जो ब्रायोफाइटा है इसका जो थैलस होता है ये सॉइल पर ऐसे होता है या ऐसे होता है? अब तो जब ऐसे होता है तो काय के ऊपर और काय का नीचे, सबको सब समझ में आ रही है, देखो इधर से कूद के इधर ही गिर जाएगा इसमें, ऐसे होगा तो ऊपर से नीचे आएगा ना, ऐसे में काय का ऊपर काय का नीचे। गजब, बात समझ में आ रही है? ऊपर नीचे। आइए साहब, सब कुछ इससे चलता है, वाटर बॉडी से। अब इमेजिनेशन काम आएगा, यह है तालाब, ये तालाब के पास की जमीन है जिसपे पानी हिचुआ खाली करके आएगा और जाएगा। इमेजिन की समुद्र के पास जाके खड़े हुए, पास जाके खड़े होंगे तो समुद्र की लहरें आती, आपके पैर इतने इतने पानी में डूब जाते हैं, थोड़ी देर बाद में लहर वापस चली जाती। ठीक है, समुद्र की तो बात नहीं कर रही क्योंकि फ्रेश वाटर पर मिलते हैं, सीधी सी बात है, इसलिए वाटर बॉडी है, हिचकोले खा के पानी किनारे पर आएगा वापस अंदर जाएगा। ये पानी के पास की जमीन है। ऊपर और नीचे का मतलब समझे, पानी के पास और पानी से दूर। जो थैलस का जो हिस्सा पानी के पास और पानी से दूर होगा बस वहीं से डिसाइड होता है मेल और फीमेल। ये देखो, ये पानी के पास है इसलिए आर्किगोनिया, ये पानी से दूर है इसलिए एंथ्रोजोइड। ये दूसरा थैलस, चारों तरफ लगे होंगे ना थैलस, तो सीधी सी बात। अब देखो क्या होगा, पानी हिचकोले खाकर किनारे पर आएगा तो पूरी स्ट्रक्चर पानी में डूब जाएगी, क्योंकि मोटाई तो कुछ है नहीं ना, जमीन पे से लगे हुए। अब देखो, जैसे पानी हिचकोले खाकर किनारे पर आएगा, इसको यहाँ से उठाएगा, इसमें ले जाकर छोड़ देगा, मेल फीमेल गेमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा?
इतनी देर मेरी एक चिल्लर बोलते, देखो कितना तगड़ा इमेजिनेशन बच्चा कर रहा है मेरे बोलने के साथ साथ ही, पता है इतनी देर में एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है, मतलब इसकी गोद हमेशा सुनी ही रहेगी। बच्चा देखो ना यार, अक्ल लगा रहा, मतलब मैं नहीं बच्चे, ऐसा क्या कर रहा है, ये पानी जब बाहर जाएगा तो ऐसा थोड़ी बाहर ही रह जाएगा, वापस आएगा, जब वापस आएगा तो इस वाले को उठाएगा, इसमें ले जाकर छोड़ देगा। गया हाँ जी। एक बच्चा बोलता, सपोज करो यही वाला जाए और ये वाला आ जाए तो वेरी गुड, जब तुम सोच सकते हो तो नेचर ने भी सोच लिया हो। भाई जब तुम्हारे दिमाग में बात आ गई तो नेचर के दिमाग में, ब्राइफाइट बोलता है सेक्स ऑर्गन्स की पोजीशन को चेंज करने के बाद भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यही मेल गेमेट जाता है और यही वापस आकर के इसको फर्टिलाइज कर देता है। फिर उसके बाद ब्राइफाइट ने क्या किया साहब, मैच्योरेशन टाइमिंग को डिफर किया। पहले किसे मैच्योर कराएंगे, मेल को या फीमेल को? मेल को। ये बॉडी छोड़ के चला जाएगा, किसी दूसरे घर में खुशियां लेकर के आएगा। क्लियर है सर? कोई बाहर से आएगा जो इनके घर में खुशियां लाएगा, किसकी मदद से आया? बोलो। वाटर। इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं जूडियोगेमी। और मेल फीमेल गेमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा? जाएगा। बना साहब जाएगा। तुम शब्दों में उलझे रहे ना, मेरी चिल्लर इतनी देर में बहुत तगड़ा कांड कर जाती है। तुमको इन्हीं शब्दों में मजा आता है ना, उनको दूसरी चीजों में मजा आता है। पता क्या पूछता है, गुरु जी जब मैच्योरेशन टाइमिंग ही डिफर करनी थी तो ऊपर नीचे करके भी क्या कर ली? हम वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। नहीं, दैट इज अ पॉइंट। चलो, जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, इजी या टफ? हाँ, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सीधी सी बात है। पहले इजी सॉल्यूशन काम में लेते हैं, उससे काम चलता है तो ठीक, नहीं तो टफ सॉल्यूशन काम लेते हैं। इमेजिन करो आप रोड पे चल रहे हैं, कोई एक आदमी आपको टल्ला मार के चला गया तो क्या करते हैं? बंदूक निकाल के गोली मारता है, ठिकाओ ठिकाओ ठिकाओ। क्यों टल्ला मार के? अबे पागल, टल्ला मारने में कोई गोली मारता है क्या? तो क्या करना चाहिए था, समझाना चाहिए था उसको। चल, सिंग नंबर 2 लेते हैं। कोई आपको टल्ला मार के, आप रोड पे देख के चलाकर और भी लोग चलते हैं, दूसरे दिन फिर आपको धक्का मार दिया, तब थोड़ा आपने हार्ड वर्ड में, थोड़ा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोला, ओए देख के चला कर रोड पे और भी दूसरे लोग चलते। तीसरे दिन फिर वो आपको धक्का मार करके गया, इसके बाद आपने दो चार अच्छे शब्दों के साथ में उसकी धुनाई कर दी। चौथे दिन फिर वो आपको धक्का मार के गया, अब बंदूक निकाल के गोली मार। अब ऐसे लोग को समझाने का कोई मतलब है नहीं, ये टफ सॉल्यूशन है। हाँ ये नहीं, बात समझ में आई? नेचर ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया साहब। जब प्रॉब्लम आई तो इजी सॉल्यूशन ढूंढा, सेक्स ऑर्गन्स की पोजीशन को चेंज किया। जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो फिर इन्होंने क्या किया, सेक्स ऑर्गन्स की मैच्योरेशन टाइमिंग को डिफर किया। लेकिन जो चीज एक बार एजुकेशन में आ गई थी वो रिवर्ट नहीं। मारकर हाथ में साहब, मेरे लिए तो भगवान है। 2013 में जब क्वेश्चन पूछा गया था ना कि कारा में सेक्स ऑर्गन पोजीशन क्या होती है, मैं मेरे स्टूडेंट को नहीं पढ़ाता था कि कारा में फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर और मेल सेक्स ऑर्गन नीचे हो। लेकिन मेरे पढ़ाए हुए किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रमेश माओर ब्राफाइटा पढ़ाते समय ये सारी बात करता है। इसलिए बोलता हूँ कंसेप्ट साथ में रहेगा ना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा कहीं से भी आए। एक्सेप्शन और स्पेशल केसेस को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन और स्पेशल केसेस को छोड़ दीजिए, तो फीमेल हमेशा ऊपर और मेल हमेशा नीचे मिलेगा। आप कोई भी प्लांट उठा लीजिए, कोई भी। आपने अपने जीवन में जो प्लांट देखा, चाइना रोज, उसी को देख लीजिए। स्टिग्मा 5 होती है ऊपर, स्टेमन होता है यहाँ पर, ये कितना ही फड़फड़ा ले ऊपर नहीं जा सकते। इमेजिन करो उल्टा होता, टोइंग, अब ग्रेविटेशन से गिर जाते ना। इसलिए बताऊँ कंसेप्ट रही है हमेशा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब समझ में आया मैच्योरेशन टाइमिंग डिफर क्यों गई? तो एक बार प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है साहब। आइए, अब मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बना? जाइगोट। आइए, ये देखो। ये बना जाइगोट। इस जाइगोट के अंदर होगा सबसे पहले एक ट्रांसफर डिवीजन, कितनी सेल बनी? 2। फिर होगा एक वर्टिकल डिवीजन, कितनी सेल बनी? 4। फिर होगा एक वर्टिकुलर, लेकिन पहले वाले के परपेंडिकुलर, कितनी सेल बनी? 8। अब इसके अंदर होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन, क्या होगा? पेरिक्लाइनल डिवीजन, इसे कितनी सेल बनेंगी? 16। ए बी सी डी, 4 सामने और 4 इसके पीछे, 1 2 3 4, 4 सामने और 4 इसके पीछे। बाहर वाली 8 सेल को बोलते हैं एम्फीथीसियम, और अंदर वाली 8 सेल को बोलते हैं एंडोथीसियम। एम्फीथीसियम और एंडोथीसियम। ओ मास्टर थम जा, अबे तू हमको पढ़ाने आया खुद पढ़ने आया? हमारी 4 की 8 नहीं हो रही, तेरी 16 हो गई।
बायोलॉजी का बच्चा है ना। एप्पल आज हम सभ्य तरीके से खाना सीखेंगे, ठीक है। आजकल एप्पल कुछ इस तरह से आ रहे हैं, ठीक साहब। सेव एप्पल, इस एप्पल को ऐसे पकड़ी, इस पे ऐसे चाकू चलाइए, तो ऐसे कितने टुकड़े होंगे? इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दीजिए। अब चाकू ऐसे चलाइए, ऐसे कितने टुकड़े हुए? पक्का सबके हो गए? इन चारों को वापस जोड़ दीजिए, चाकू ऐसे चलाइए, ऐसे कितने टुकड़े हुए? 8। ये खाने वाला है फेंकने वाला? ये खाने वाला है फेंकने वाला? तो खाने वाला खाएंगे और फेंकने वाला फेंकेंगे। इसके लिए चाकू ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे चलाएंगे, कितने टुकड़े हो गए? खाने वाले कितने, फेंकने वाले कितने? खाने वाले अंदर या बाहर? हाँ? और फेंकने वाले? तो अंदर जो फेंकने वाले हैं वो है, और खाने वाले जो हैं, अब तो बन गए सबका 16। आइए साहब, अब देखो क्या होगा। एम्फिथीसियम एंडोथीसियम सेल्स बार बार डिवाइड होकर के बनाती हैं स्पोरोफाइट। क्या बनाती हैं? एम्फिथीसियम एंडोथीसियम सेल्स बार बार डिवाइड होकर बनाती हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए साहब, यहां से लेकर यहां तक का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? आर्किगोनिया में। और आर्किगोनिया किस पर लगी है? गैमेटोफाइट पर। तो मैं कह सकता हूं स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। इट इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। देखो ये है गैमेटोफाइट, ये आर्किगोनिया, इसके अंदर ये जो हीरा लगा हुआ है ये क्या है? एग। ये मेल गेमेट आया बाहर से तैरता हुआ, मेल फीमेल गेमेट के फ्यूजन से क्या बना? जायगोट में माइटोसिस से क्या बनेगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट। ये है स्पोरोफाइट। ये क्या है? ये क्या है? तो स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड है? इट इज a unique characteristic feature of bryophyte के स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन लाइफ साइकिल। खत के बाद में एक बॉक्स बना कर दिया, बॉक्स की सेकंड लाइन पूरी क्लास एक साथ पड़ेगी। 1 2 3 शुरू। क्लियर है साहब? तो स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, इज a unique characteristic feature of bryophyte. एनी डाउट? हाँ, क्या चीज? पता नहीं क्यों मैंने पहले बोला ना यार, मुझे लोगों के मोबाइल में रहने का शौक नहीं है, दिल में रहने का शौक है। और एग्जाम तक दिमाग में रखने का शौक है। उसके बाद खूब दिल में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और दिमाग से निकाल भी देंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, बस एग्जाम तक आपके साथ जान। डाइवर्सिटी का क्वेश्चन आते ही दिमाग में रमेश मौर्य आना चाहिए, गारंटी क्वेश्चन गलत हो जाए। हाँ उसमें क्या है यार, डेडिकेशन। हो गया भाई? आइए, ब्रायोफाइटा के अंदर 3 क्लासेस हैं। ब्रायोफाइटा में 3 क्लासेस होती हैं, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉस। और इन 3 क्लासेस में हमें सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है। पहला, गेमेटोफाइट कैसा है। दूसरा, स्पोरोफाइट कैसा है। और तीसरा, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो मुझे 3 मिनट दीजिए, जब तक मैं बोर्ड पे कुछ डायग्राम बना रहा हूं तब तक आप लोग क्या करेंगे साहब? लाइफ साइकिल के 6 की 6 पॉइंट पढ़ लीजिए, 7वां मैंने पढ़ा दिया है। फटाफट। पिन ड्रॉप साइलेंस। अब सूसु पोटी ब्रेक नहीं दिया है। हाँ, जो देखो जो ही उठ के बाहर जा रहा है, उसे तो बढ़िया, मैं तुमको टाइम ही नहीं देता, मैं बोलते बोलते ही पढ़ा लेता, ज्यादा अच्छा था। रिदम खराब नहीं करनी चाहिए, ऑपरेशन थिएटर के बीच में सूसु पोटी के लिए नहीं जा सकते, ध्यान रखना।
आइए साहब, सबसे पहली क्लास है जिसका नाम है हेपेटिक ऑप्सिटा, प्यार का नाम है लिवरबर्ड। ठीक है, इन्हें लिवरबर्ड क्यों बोलते हैं कि उनका जो गेमेटोफाइट होता है वो लिवर के जैसा नजर आता है, इसलिए नाम पड़ा लिवरबर्ड। जरूरी हमेशा लिवर के जैसा हो। बेस्ट एग्जांपल मार्किंचा, कभी कभी फ्लैट भी होता है, उसका एग्जांपल है रिक्सी। ठीक, सबसे पहला पॉइंट गेमेटोफाइट कैसा है, तो गेमेटोफाइट इज मेड अप ऑफ थैलस, राइजोट्स एंड स्केल्स। थैलस मल्टीसेलर होता है, फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ सेक्स ऑर्गन्स को बियर करता है। राइजोट्स यूनिसेलर अनब्रांच होते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्केल्स मल्टीसेलर होते हैं जो प्रोडक्शन पर वर्क करते हैं, किससे, सॉइल से। देखो ये सॉइल है, ये थैलस है। जमीन पर ऐसा लगता है इधर से पानी हिचकोले खा करके आएगा, पानी यूं उठे और थैलस जमीन से टकराएगा। ये टकरा टकरा करके कटफट ना जाए इसके लिए भगवान ने क्या दिए, स्केल्स। सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे तो कौन आएंगे, स्केल्स, इसलिए कटता फटता नहीं। जैसे समझ लो भगवान ने हमको नेल सिखाई के लिए, खाने के लिए, खुजाने के लिए, दूसरा का मुंह नोचने के लिए, नेल पेंट लगाने के लिए। ये ध्यान रखना जिसने ये सर बोला है। नहीं, आप किसी भी रफ सरफेस से किसी भी चीज को उठाएं तो आपकी उंगलियां कट फट के छोटी ना हो जाए, इसलिए फॉर प्रोटेक्शन। अगर आपको नेल्स की इंपॉर्टेंस जाननी हो तो नाखून को जितना अंदर तक काट सकते हैं काटिए, उसके बाद दीवार पे कीजिए हाय। मेरा दावा है आप 1 घंटे तक हाई करते रहेंगे। तो नेल्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। क्लियर है साहब? बोलो। बच्चे बोलते कितना खतरनाक आदमी देख, बिल्कुल हमको पागल ही समझ रखा है। ये भी गेमिटोफाइट है, वो भी गेमिटोफाइट। अरे ये मिटाने के बाद में वो गेमिटोफाइट बनाता तो मान लेते, इतने बेवकूफ तो हम भी नहीं, हमको भी दिख रहा है ये भी गेमेटोफाइट है। इन दोनों में से गेमेटोफाइट है कौन सा? दोनों है, एक डॉर्सल सरफेस है, एक वेंट्रल सरफेस है। इसलिए लिवर वर्ड का जो गेमेटोफाइट होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। ऐसे समझे जिस सरफेस पर सेक्स ऑर्गन्स लगे होंगे उस सरफेस पर राइजोइड्स स्केल्स नजर नहीं आएंगे, जिस सरफेस पर राइजोइड्स स्केल नजर आएंगे उस सरफेस पर सेक्स ऑर्गन्स नजर नहीं आएंगे। ये देखिए, ये सेक्स ऑर्गन दिख रहा है, हाँ ये नहीं, तो राइजोइड्स स्केल नहीं है। इसको उखाड़ करके आपने उल्टा किया तो यहाँ राइजोइड्स स्केल्स नजर आएंगे, सेक्स ऑर्गन्स नजर नहीं आएंगे। समझ भाई, देखो सीधी सी बात है, जिस सरफेस पर सेक्स ऑर्गन्स नजर आएंगे उस सरफेस पर राइजोइड्स स्केल्स नजर नहीं आएंगे, जिस सरफेस पर राइजोइड्स स्केल्स नजर आएंगे उस सरफेस पर सेक्स ऑर्गन्स नजर नहीं आएंगे। अब तो समझ में आ गई होगी। आइए, क्लियर है साहब? बोलो। चलिए, हाँ, इसलिए बोलते हैं इनका जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। आइए साहब नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट कैसा होता है? तो जो इनका स्पोरोफाइट होता है ये फुट सीटा कैप्सूल से मिलकर के बनता है। आइए, स्पोरोफाइट, ये देखिए, स्पोरोफाइट इज मेड अप ऑफ कैप्सूल, फुट और सीटा से मिलकर के बनता है। ये बता दूं, पूरे ब्रायोफाइटा में सबसे सिंपल स्पोरोफाइट, सबसे सिंपल स्पोरोफाइट सिर्फ रिक्सिया का होता है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली कैप्सूल, उसमें सिर्फ कैप्सूल होता है। दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है, ये देखिए, ये है वॉल ऑफ स्पोरोफाइट। इस वॉल ऑफ स्पोरोफाइट के अंदर होते हैं स्पोर्स, इसको बोलते हैं कैप्सूल। यह है सीटा और यह है फुट। ठीक है, यह है स्पोरोफाइट। इनके स्पोरोफाइट की खास बात होती है, स्पोरोफाइट इस पर लगेगा गैमेटोफाइट। ठीक, अब ये गैमेटोफाइट है, इसमें आर्किगोनिया नीचे होगी ऊपर होगी? ऊपर, हाँ या नहीं? तो देखिए ये स्पोरोफाइट कहाँ लगेगा? अपोजिट साइड पर, टॉप पर आर्किगोनिया वहां पर। क्लियर है साहब? ऐसे स्पोरोफाइट की खास बात है, स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। किसकी चीज के लिए? फूड, वाटर और हैबिटेट। रहते भी यही है, खाते भी यही है, पीते भी यही है। इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, ये जो कैप्सूल होता है इस कैप्सूल के अंदर ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, सब में नहीं होती, कुछ में होती। इनको बोलते हैं इलेटर्स। ठीक है, इन सम लिवर वर्ड जैसे मार्केंशिया, सब में नहीं होती, ध्यान रखना, कुछ में, जैसे मार्केंशिया में ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये लेटर्स जो होते हैं हाइगोस्कोपिक होते हैं। हाइगोस्कोपिक समझते हैं? इनका काम है हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल। स्पोर डिस्पर्सल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोर डिस्पर्सल? देखो ये वाल ऑफ स्पोरोफाइट को क्या कर देगी, बस्ट। और जैसे वाल ऑफ स्पोरोफाइट बस्ट होगी, उड़ता हुआ कहाँ जाएगा? बाहर। तो वॉल ऑफ स्पोरोफाइट को फाड़ देती है जिससे स्पोर उड़ता हुआ दूर तक जाता है। सब में नहीं होते, कुछ में होते हैं जैसे मार्केंशिया। ठीक, इसी तरह से मार्केंशिया में कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं गेमा कप। गेमा कप के अंदर ऐसी छोटी छोटी सी ए सेक्सुअल मल्टीसेलुलर बर्ड्स होती है।
छोटी छोटी सी एसेक्सुअल मल्टीसेलुलर बर्ड्स होती है। इन छोटी छोटी सी एसेक्सुअल मल्टीसेलुलर बर्ड को बोलते हैं गैमी। सही बिटाई आने पर ये बाहर निकलती है और नया थैलस बना। ठीक है साहब। ये सब ठीक है। अब एनसीईआरटी ने एक शब्द यूज किया, लीफी मेंबर। तो आपको बता दूं, मेरे हिसाब से लिवर बर्ड में कोई लीफी मेंबर नहीं। ये जिसकी बात करते हैं वो है पोरेला। पोरेला में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के दोनों साइड पर टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं। इन टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस के लिए शब्द है एम्फिगेस्ट्रिया। इट इज नॉट लीफ, इट इज ए लीफ लाइक अपेंडेजेस। आप सोच के देखिए एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है। दो हाथ रखने वाले आदमी के पास में तो हाथ जैसी स्ट्रक्चर है। अब हाथ होंगे तो हाथ जैसी स्ट्रक्चर कैसे हो। अब लीफी मेंबर है तो लीफी मेंबर में टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस कैसे होंगे, लीफी होगी ना भाई। तो मेरे हिसाब से वो शब्द उन्होंने गलत लिखा है, लीफी। ये सही है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के दोनों साइड पर टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, इन्हें बोलते हैं एम्फीगेस्ट्रिया। क्लियर है। फटाफट मार्क कर लो। आ जाओ पेज नंबर 89। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ब्रायोफाइट इंक्लूडिंग दिस क्लास हैव शेप लाइक लिवर। एक मार्क कीजिए, मार्केंशिया और फ्लैट रिक्सिया। पॉइंट नंबर 2, कहां पर मिलते हैं, मार्क कीजिए। grow in moist shady habitats such as bank of stream, marshy ground, damp soil, bark of tree and deep in woods. पॉइंट नंबर 3 मार्क कीजिए, डॉर्सी वेंट्रल। समझ में आया, डॉर्सल और वेंट्रल। राइजर्स और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। राइजर्स यूनिसेलुलर, अनब्रांचेड, स्केल्स मल्टीसेलुलर। डायग्राम में दिख रहा है। लीफी मेंबर, बस ये शब्द गलत है, लीफी मेंबर। बाकी सारी चीजें सही है। पोरेला में टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फिकेस्ट्रिया। पॉइंट नंबर 5, 2024 लगाइए, साल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गेमी से। गेमी ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड होती है जो कि स्मॉल बॉक्सेस में डेवलप होती है, इन्हें बोलते हैं गेमी कप। कुछ टाइम के बाद में बाहर निकलते हैं, जर्मिनेट होकर बनाएंगे नया थैलस। पॉइंट नंबर 6 मार्क कीजिए, स्पोरोफाइट फूड सिटा कैप्सूल का बना होता है, रिक्सिया का स्पोरोफाइट से कैप्सूल का बना है। लिवर बर्ड का स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट है किस किस के लिए, मार्क कीजिए साहब, फूड वाटर इनहिबिटेड। पॉइंट नंबर 9, ट्रू इलेटर्स, ये देख रहे हो, ये ट्रू इलेटर्स आर प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ सम मेंबर्स ऑफ लिवर बर्ड, जैसे मार्केंशिया। इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सन। रिक्सिया का स्पोरोफाइट सबसे सिंपल है, और ये बात मैंने पहले बताई, पूरे ब्रायोफाइटा में सबसे सारी कंडीशन मोनोशिया से, एक को छोड़ के कौन, मार्केंशिया। मार्केंशिया में डायशियस कंडीशन। क्लियर है, मिटा दूं, पक्का। चलिए अगली क्लास का नाम है साहब, क्या हो गया, अभी तो 5 मिनट है यार। 5 मिनट में तो खत्म कर दूंगा मैं, और तू ही बैग उठा के सबसे पहले भगेगा। पिछली 2 बार से तो देख रहा हूं मैं। हाँ, आज तो नहीं जाने दूंगा, कुंडी लगवा दूंगा बाहर से। अब बात करते हैं एंथो सिरोटॉप्सिडा। प्यार का नाम हॉर्नबर्ड। ठीक साहब, देखिए गैमेटोफाइट की बात करें तो देखिए, गैमेटोफाइट इज मेड अप ऑफ थैलस एंड फ्राइजॉइड्स। ठीक है, यहाँ पर स्केल्स एब्सेंट होते हैं। ये देखिए, बच्चा बोलता क्यों ये जमीन से टकरा टकरा करके कटता फटता नहीं है क्या, नहीं। थैलस की मोटाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि सॉइल से टकरा टकरा करके कटता फटता नहीं। थैलस मल्टीसेलर होता है, फोटोसिंथेसिस करने के साथ सेक्स ऑर्गन सुपेयर करेगा। राइजर्स यूनिसेलुलर अनब्रांच है, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट इज मेड अप ऑफ कैप्सूल एंड फुट, या सीटा एब्सेंट होता है। इनके स्पोरोफाइट की खास बात होती है, इनका स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है। जब स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक होगा तो बताइए गेमेटोफाइट पर किस किस के लिए चीज की डिपेंडेंसी रखेगा, वाटर और हैबिटेट। स्पोरोफाइट कैसा होता है साहब, ऐसा होता है, देखिए ये कैप्सूल और फुट, ये है स्पोरोफाइट। अब फोटोसिंथेसिस को कर रहा है तो खाना खुद बनाएगा, हाँ ये नहीं। तो स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंसी वाटर और हैबिटेट, इट इज पार्शियली डिपेंडेंट किस किस चीज के लिए, वाटर और हैबिटेट। जैसे लिवर बर्ड में इलेटर्स थे, यहां पर क्या होते हैं, स्यूडो इलेटर्स। ये सारे लिवर बर्ड में, हॉर्न बर्ड में मिलते हैं। ये भी हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, स्पॉट डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। हॉर्नवर्ड को हॉर्नवर्ड क्यों बोलते हैं, तो देखिए ये जो स्पोरोफाइट है ना, ये देखो स्पोरोफाइट का बेसल पार्ट है, बेसल पार्ट ऑफ कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के कैप्सूल के बेसल पार्ट में कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में अनवांटेड ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से होन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, इसलिए इनका नाम पड़ा होन। मॉडल दे दो, इधर से निकल के दे दो, आइए।
Anthoceratospida hornwort. The plant body of this group is also thallus-like. Scales are absent. जैसा कि मैंने बताया, rhizomes unicellular unbranched होते हैं. Sporophyte hornwort divided to foot and capsule. ठीक है. Point number 3. The sporophyte of hornwort is not completely dependent on its gametophyte. It is partially dependent. क्यों? खाना खुद बना सकता है, हाँ या नहीं? Due to the development of collenchyma. Collenchyma मतलब वो parenchyma होता है जिसमें chloroplast present होता है. In its capsule, therefore, it can manufacture on food, hence does not depend gametophyte for food. Underline कीजिए, it depend only water and habitat. In hornwort, a basal part of capsule. देखो capsule का ये basal part है. A special type of meristem is present. Due to the activeness of this meristem, capsule grow rapidly, grow like horn of animals. Clear है साहब? ले भाई पकड़. और तीसरा और आखिरी ब्रायोप्सिडा. देखिए ब्रायोप्सिडा, प्यार का नाम मॉस. यहाँ पर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है. यहाँ पर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है. फिर बोल रहा हूं, ये ट्रू स्टेम ट्रू लीफ नहीं होती है. क्या? ये ट्रू स्टेम ट्रू लीफ नहीं होती है. ठीक है. प्लांट बॉडी फर्स्ट टाइम ट्रू स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड हुई. कहां पर? बोलो भाई. टेरिडोफाइट. देखिए ये देखो, ये है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. इस पर लगती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. ये जो लीफ होती है इस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर स्पाइरली अरेंज होती है, चारों तरफ से पैक करती है इसको. ये देखिए इस टाइप से. ये देखो, ये है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और ये है राइजोइड्स. राइजोइड्स अभी तक कैसे थे? यूनिसेलुलर अनब्रांच. अब यहां पर कैसे हो गए? मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच. लेकिन बेचारी मल्टीसेलुलरिटी थोड़ी सी जल्दबाजी में हुई, इसलिए इनके बीच में जो सेप्टा बना वो सीधा नहीं बनकर के कैसा बनता है? तिरछा. इसको बोलते हैं ऑब्लिक सेप्टा. और एग्जामिनर बोलते हैं एक ब्रायोफाइट जिसमें ऑब्लिक सेप्टा मौजूद है, आंख मीच के चिपका देना. मॉस. मॉस के अलावा कहीं नहीं होता. ठीक. स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट कैप्सूल, फुट और सीटा से मिलकर के बनता है. खास बात, इनका जो स्पोरोफाइट होता है ये स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेटिक होता है. जब स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है तो गैमेटोफाइट पर किसकी चीज के लिए डिपेंडेंसी रखेगा? वाटर और हैबिटेट. ये देखिए, ये कैप्सूल है, ये सीटा है, ये फुट है. ये कैप्सूल, ये सीटा इन्हें सीधा खड़ा रखता है जिससे स्पोर उड़ता हुआ दूर तक जाए. ये है फुट. जैसे वहां इलेटर्स थे लिवर वर्ड में, या सूडो इलेटर्स थे, इसी तरह से मॉस में प्रेजेंट होते हैं पेरिस्टोमियल टीथ. ठीक है. ये देखिए इस टाइप से. काम सेम हाइग्रोस्कोपिक है, इसको बस्ट करने का काम करते. ये स्पोरोफाइट आर्किवोनिया ऊपर होगी कि नीचे होगी? ऊपर. तो यहां पर डेवलप होते. इट इज ऑल्सो पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. किसकी चीज के लिए? वाटर एंड हैबिटेट. क्लियर? लाओ बाबा जी तुसी मॉडल लाओ, इधर ही बैठ जाओ और अभी ले जाना, बस 2 मिनट फ्री करता हूँ. पेज नंबर 91. पेज नंबर 91. moss. The predominant stage of life cycle of moss is gametophyte. Underline कीजिए. Which consists 2 stages. First stage protonema stage with directly taken from spore. देखो क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फ्रीक्वेंटली फिलामेंट स्टेज, याद आया प्रोटोनिमा. सेकंड स्टेज लीफी स्टेज होती है जो कि एक्सट्रीम सिचुएशन में लिखा है सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनती है. सब में सेकेंडरी प्रोटोनिमा बने कोई जरूरी नहीं है. अपराइट, ये देखो ऊपर की तरफ है. अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ, लेकिन मैक्सिमम हाइट 45 सेंटीमीटर. दे अटैच टू द सॉइल बाय मल्टीसेलुलर ब्रांच. ऑब्लिक राइजोइड, ऑब्लिक सेप्टा के लिए लिखा है, अंडरलाइन कीजिए ऑब्लिक. पूरे प्लांट किंगडम में एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक एकमात्र ब्रायोफाइट में मॉस ऐसा है जिसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, कहीं नहीं होती. इसलिए पूरे प्लांट किंगडम में सबसे डेवलप गैमेटोफाइट किसका है? मॉस का, क्योंकि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है. वेजिटेटिव प्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग. स्टार्टिंग में प्रोटोनिमा पढ़ाया था, तब बताया था बड बनना फ्रेगमेंट बनना.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट। अगर मैंने यहाँ स्पोरोफाइट बनाया तो अंडरस्टूड है कि सेक्स ऑर्गन्स एपेक्स टिप टॉप पर बन रहे हैं। After fertilization, zygote development to sporophyte. The sporophyte in moss is more elaborate than liverwort. इनका जो sporophyte होता है कैप्सूल फूड सीटा में डिफरेंशिएटेड। ये भी पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, पेरिस्टोमल टीथ नजर आ रहा है, सेम। ठीक, ये डायग्राम पे आइए, देख रहे हो ये डायग्राम सही बना है कि गलत बना है? वाह, सारी पढ़ाई लिखाई बेकार। गलत क्यों है? आर्ग्यू होने ऊपर है। इतनी मेहनत करी, बताई, समझाई, फिर भी ऊपर नीचे का पता कैसे चलता है? वाटर बॉडी, तुमको पता है कि यहाँ पर तालाब कहाँ है? बस यहाँ मान लेना यहाँ पर वाटर बॉडी है। जब यहाँ वाटर बॉडी होगी तो ये सही हो गया कि नहीं हो गया? याद करो, मैंने भी वाटर बॉडी के चारों तरफ बनाए थे ना। ये ऑपरेटर तो पागल है, अगर ये डायग्राम को उठा के ऐसे बना देता तब क्या करते? बस, तो डिपेंड करता है वाटर बॉडी से। यहाँ वाटर बॉडी ध्यान रखना। एग्जाम्पल मार्क कीजिए साहब, स्फेग्नम। स्फेग्नम को पीट मॉस के नाम से जानते हैं, क्यों? क्योंकि दलदल के अंदर डिकम्पोजिशन करने वाले बैक्टीरिया का नंबर बहुत कम होता है, तो इनका प्रॉपर डिकम्पोजिशन नहीं होता, लंबे समय में एक फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं जिसे बोलते हैं पीट। ठीक, एब्जॉर्बेंट कॉटन के तौर पर कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर वाटर को एब्सॉर्ब करने की जबरदस्त कैपेसिटी होती है। ये अपने वजन से 18 टाइम्स मोर, 18 गुना ज्यादा वाटर को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल ट्रांसशिपमेंट में किया जाता है। लास्ट वाला पैराग्राफ 2024 लगाइए, इस साल इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। मैं पढ़ देता हूँ साहब। ब्रायोफाइट इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट बट सम मोस्ट प्रोवाइडेड फूड फॉर हर्बिशियस मैमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, क्योंकि प्रोड्यूसर है। स्पेशीज ऑफ स्पेग्नम, ए मॉस प्रोवाइडेड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। अभी बताया डिकम्पोजिशन नहीं होता इसलिए। आगे की लाइन अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। पिछले 15 साल में 5 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, एक जगह से दूसरी जगह भेजने में काम में आते हैं। Mosses along with lichen are first organism to colonize rock and hence are great ecological impact। सुना होगा, बैरन रॉक पर सबसे पहले आता है क्रस्टोज, फिर जाता है फोलियोज, फिर जाता है मॉस। तो क्रस्टोज और फोलियोज होते हैं लाइकेन, उसके बाद में जाता है मॉस। They decompose a rock making substrate suitable for the growth of higher plant since mosses from dense matter on soil and reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion। देखो, पानी की बूंद जैसे ही मिट्टी पर गिरती है, मिट्टी कटती है, पानी के साथ बहती है। मॉस बिछा देने से क्या होगा? पानी की बूंद किस पे गिरेगी? मॉस पे, और मिट्टी का कटाव नहीं होगा। इसको बोलते हैं प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है साहब, चलिए अगले टर्न पे ब्रायोफाइट की एक्सरसाइज सॉल्व कर लाइएगा साहब। ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन में कोई दिक्कत? पक्का कोई दिक्कत नहीं? अरे इनको लिख लें दो यार, अतुल, कुणाल, मयूरेश, प्रिंस। ओके बच्चों, बाय।